हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशु वर्मा और आज हम लोग फिजिक्स का एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव स्टार्ट करने वाले हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव का टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझ लेनी जरूरी हैं कि इस टॉपिक को पूरा कवर करने में, मतलब पूरा आपका ग्रेजुएशन लेवल पर जितना भी टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव का, उसे कवर करने में मुझे लगभग 4 से 5 लेक्चर डिलीवर करने हैं। 4 से 5 लेक्चर में सारा कोर्स आपका कवर हो जाएगा। हर एक लेक्चर मेरा लगभग 30 से 40 मिनट का होने वाला है, तो मतलब 2.5-3 घंटे का ये पूरा कोर्स है। तो 2.5-3 घंटे के पूरे कोर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं वो चीज़ें हम लोग पहले समझ लेते हैं। पहली चीज़ हम लोग देखेंगे इन डेप्थ रिव्यू ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। हम लोग समझेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती हैं और इनसे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरी चीज़ हम लोग समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। हम लोग समझेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशंस को आखिर हम लोग अप्लाई कैसे करें, है ना। क्या क्या इनके एप्लीकेशंस हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव पढ़ने वाले हैं तो हम लोग देखेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशंस का क्या एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव्स में। ओके। तीसरा टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव्स इन वैक्यूम। हम लोग समझेंगे कि बेसिकली इस पूरे टॉपिक को 2 पोर्शन में हम लोग कह सकते हैं मोटा मोटा पढ़ेंगे। पहला चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, जहाँ पर कोई मटेरियल ना हो, कोई मीडियम ना हो, है ना। दूसरा चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव इन मटेरियल मीडिया जैसे हमारा नॉन कंडक्टिंग मीडियम हो सकता है, रबर, वुड, है ना। रबर और वुड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव्स कैसे ट्रेवल करती हैं, क्या उनका नेचर होता है, ये चीज़ें पढ़नी जरूरी है। क्योंकि सोचिए आपके घर में वॉल्स हैं और वॉल्स हैं, दरवाजे हैं, वुड है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, इन सबको क्रॉस करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आपके मोबाइल का आता है अंदर तक ना। तो हमें समझना जरूरी है कि इनसे आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रेवल करती है ना। तो हम रबर, वुड, कोई भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बिहेवियर, सेमी कंडक्टर मटेरियल में देखेंगे और फिर मेटल्स में देखेंगे जो कि हाईली कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं ना। तीनों मटेरियल्स में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बिहेवियर को समझेंगे। चौथी चीज़ आती है हमारी चौथा टॉपिक हमारा ये है। 5वां टॉपिक ये है। एक्चुअली इस टॉपिक से पहले हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे ना। हम लोग वैक्यूम में वेव्स पढ़ने के बाद हम लोग समझेंगे कि अगर कोई हमारी एक इधर स्पेस है और इधर कोई मीडियम है, सपोज ऐसा है ना, तो हम देखेंगे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर इधर आ रही है, इस पर इंसिडेंस हो रही है, तो उसके बाद इंसिडेंस होकर कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ इसमें अंदर चला जाएगा। तो हम देखेंगे कि अंदर वाले पार्ट और बाहर वाले पार्ट में क्या डिफरेंसेस आएंगे, क्या एम्पलीट्यूड में कोई चेंज आएगा या फिर जो भी चेंजेस आएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, है ना। फिर लास्ट में एक बड़ा ब्यूटीफुल सा टॉपिक आता है स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ का मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ, बाकी जब टॉपिक आएगा तो हम लोग डीप में पढ़ेंगे। स्किन डेप्थ बेसिकली क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम पे आकर टकराती है जब, जैसे कि मान लीजिए एक बड़ा सा कंडक्टिंग मीडियम है कोई, है ना। जैसे ये कंडक्टिंग मीडियम हमारा एक ये क्यूब रखा हुआ है ना, ये एक क्यूब है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये भरा हुआ है पूरा क्यूब, सॉलिड क्यूब मेटल का, ये आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर यहाँ से आती हैं, है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस क्यूब के कितना अंदर तक जा पाएंगी, ये कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है स्किन डेप्थ। अगर ये कितना अंदर तक किसी मटेरियल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा पाएंगी, ये निर्भर करता है मटेरियल की कंडक्टिविटी पर। जितना कंडक्टिविटी अच्छी होगी मटेरियल वेव उतना कम अंदर जा पाएंगी। समझ एक रिवर्स रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अगर ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आसानी से इसको क्रॉस कर जाएंगी। अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ दूर जाके डिके कर जाएंगी। ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं स्किन डेप्थ के टॉपिक में। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी इस कोर्स में, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये 2.5 से 3 घंटे का कोर्स देखने के बाद इन सारे टॉपिक्स पर आपकी थ्योरेटिकल भी एकदम अच्छे से कमांड होगी और मैथमेटिकल भी आपकी बहुत अच्छे से कमांड होगी। मैथमेटिक्स के थ्रू भी आप हर चीज़ को एक्सप्लेन करना सीखेंगे और थ्योरीज के थ्रू भी आप चीज़ों को एक्सप्लेन करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए हेडिंग डालिए आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। आज के लेक्चर में हम लोग इन तीनों टॉपिक्स को, पहले तीनों टॉपिक्स को कवर कर लेंगे आई थिंक 30 से 40 मिनट के लेक्चर में। अगले 3 लेक्चर्स जो हमारे होने वाले हैं वो एक लेक्चर में एक टॉपिक ही कवर हो पाएगा। ओके, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। electromagnetic waves in
वैक्यूम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। हम लोग जानते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो स्टडी है काहे का, मैक्सवेल्स की इक्वेशंस का। मैक्सवेल्स इक्वेशन आर वेरी पावरफुल इक्वेशंस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लगभग हर एक फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। हर एक इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टॉपिक्स की आपको मिल जाएगी मैक्सवेल्स इक्वेशन से। सारी ये चीज़ें आप मैक्सवेल्स इक्वेशन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर भी स्टार्ट करेंगे कहाँ से, मैक्सवेल्स इक्वेशन से। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्या हैं। आप याद करिए जब आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा था डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। रो क्या है, फ्री चार्ज। पर हम लोग कैसी बात कर रहे हैं आप इस बार, वैक्यूम में। पहला टॉपिक हमारा वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब जैसे यहाँ पर है ना, ऑफकोर्स यहाँ पर एयर है, पर एयर लगभग नेग्लिजिबल है, कोई मटेरियल यहाँ पर नहीं है, तो वैक्यूम मान लेते हैं ना। तो यहाँ पर वैक्यूम है, देख सकते हैं यहाँ पर कोई चार्ज क्या है, कोई चार्ज नहीं है। तो अगर चार्ज नहीं है तो ये हो गया जीरो, ये हो गया हमारा जीरो। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई ऐसी। तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो। पहला इक्वेशन हमारा मैक्सवेल का मिल गया, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो। याद रखिए ये वैक्यूम के लिए है ना। दूसरा इक्वेशन हमारा जो होता है वो होता है कर्ल ऑफ ई। ये आप लोगों ने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, माइनस डेल बी बाई डेल टी। तीसरा इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स जीरो। चौथा आप लोगों ने पढ़ा कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। फिर से अगर हम लोग स्पेस में बात कर रहे हैं जहाँ पर फ्री स्पेस है तो यहाँ पर कोई करंट नहीं है, फ्री स्पेस में कोई करंट नहीं है ना। तो करंट मतलब ये हमारा करंट डेंसिटी का टॉपिक है, ये सॉरी करंट डेंसिटी का हमारा टर्म है, ये हो जाएगा हमारा जीरो। तो हमारी इक्वेशन हो गई कुछ ऐसी। इसको थोड़ा सा हम पास में लिख लेते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। ओके, तो ये हमारी मैक्सवेल की चार ही इक्वेशन है और चारों इक्वेशन वैक्यूम्स में कुछ ऐसी दिखेंगी। ओके, अब आप एक आइडेंटिटी याद करिए। जब आप लोगों ने डाइवर्जेंस और कर्ल का टॉपिक पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा एक टॉपिक कर्ल ऑफ अ वेक्टर, है ना। किसी वेक्टर का हम लोग कर लेते हैं और उसका फिर से कर लेते हैं। तो ये हमारा मिलता है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर माइनस लाप्लासियन ऑफ दैट वेक्टर, है ना। हमें पता है कि लाप्लासियन जो है वेक्टर और स्केलर्स दोनों पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर लाप्लास ये हमारा मिल गया। अब सोचिए इस इक्वेशन में हम लोग कर्ल ले लेते हैं दोनों तरफ। तो क्या मिला हमें, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी कर्ल ऑफ बी। अच्छा एक चीज़ समझिए, कर्ल हमारा बाहर आएगा यहाँ पर, लेकिन डी बाई डेल टी को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, कर्ल को अंदर ले जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशंस पे। ओके, अब ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगाइए। ये देखिए एक ही जगह हम लोगों ने क्या कर दिया, ई, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर ई आ जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा। तो हमें इसका रिजल्ट मिलेगा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस लाप्लासियन ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी कर्ल ऑफ बी। ठीक है, कर्ल ऑफ बी। अब ध्यान दीजिए कि कर्ल ऑफ बी यहाँ से उठा के रख दीजिए, ये चीज़ इसमें उठा के रख दीजिए। क्या हम रख दें, कर्ल ऑफ बी की जगह हम लोगों ने ये रख दिया। क्या मिला, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। अब ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, है ना। अब इधर देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू क्या है, जीरो। क्या रख दें, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो। जीरो का ग्रेडियंट भी जीरो होगा। यहाँ से मिला हमारा माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस लाप्लासियन ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये दो बार डेरिवेशन हो जाएगा ना। ई माइनस माइनस दोनों तरफ से कट कर लें तो हमें मिल गया ये इक्वेशन। ये हमारा फाइनल इक्वेशन हमें मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, सारे कंपोनेंट्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं। एक चीज़, अब सेम चीज़ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के साथ करते हैं, देखते हैं उसमें हमें क्या इक्वेशन मिलेगी। अब हम लोग इसका कर लेंगे, दोनों तरफ इसका कर लीजिए। कर्ल ऑफ बी इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बाई डेल टी
कर्ल ऑफ ई, देख सकते हैं ये कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी को हम लोगों ने बाहर ले लिया, कर्ल अंदर कर दिया। ओके, फिर से यहाँ पर सेम फॉर्मूला अप्लाई हम लोग करेंगे तो समझिए क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी, और हमें पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी क्या है, 0, तो ये हमारा टर्म हो जाएगा 0 माइनस लाप्लासियन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्या आया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल ऑफ ई। अब यहाँ पर फिर से इस इक्वेशन का यूज कर लिए, कर्ल ऑफ ई को क्या रख देंगे, माइनस डेल बी बाई डेल टी, ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये एक डेल बाई डेल टी यहाँ आ जाएगा, एक डेल बाई डेल टी बाहर, तो हमारा आ जाएगा डेल बाई डेल टी ऑफ ये बी। ओके, क्या हमारा आ गया, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर बी बाई डेल टी स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस हमें मिल गई आसानी से। ओके, देख सकते हैं ये रिजल्ट और ये रिजल्ट एकदम सेम है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है। दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशंस। क्यों ये ब्यूटीफुल इक्वेशन क्यों है? अगर आपको इनकी ब्यूटी अभी नज़र नहीं आ रही तो बस 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। अब याद करिए, आप चलिए क्लास 11th में, अपने क्लास 11th में आप लोगों ने जब मैकेनिक्स का पोर्शन पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने वहाँ वेव वगैरह के बारे में भी पढ़ा था। एक रस्सी आप लोगों ने ली थी, रस्सी को किसी एक पॉइंट पर बांध दिया था, एक सिरा, दूसरा सिरा आप लोगों ने हाथ में पकड़ के उसे अगर ऐसे आप हिलाए थे तो उसमें एक वेव बन जाती थी, है ना, एक ट्रांसवर्स वेव। वहीं पर आप लोगों ने पढ़ा था एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव याद करिए, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर लिख लीजिए इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर। याद करिए, ये हमारी है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। कोई भी दुनिया की वेव, अगर वो वेव है तो उसे इस इक्वेशंस को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। ओके, अब आप समझिए, थोड़ा सा कंपेयर करिए। यहाँ पर b देखिए, अगर y को हटाकर हम लोगों ने क्या कर दिया, b, है ना। अच्छा, ये हम लोगों ने लिखा है 3D में, 3 डायमेंशनल, है ना, 3 डायमेंशनल। डेल स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, डेल स्क्वायर को लिखते हैं डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल जेड स्क्वायर, है ना। अब अगर सोचिए 3D को अगर हम 1D में लिखें तो ये सारे कंपोनेंट्स को हम लोग 0 कर देंगे, डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, तो ये क्या इक्वेशन एकदम सिमिलरली ऐसी दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, अब देखिए मैग्नेटिक कंपोनेंट्स, वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड जो है और यहाँ पर वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव को, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। मतलब वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो ट्रेवल करेंगे वो किस फॉर्म में ट्रेवल करेंगे, वेव के फॉर्म में। समझ रहे हैं कितने ब्यूटीफुल। अब आपको इन इक्वेशंस की ब्यूटी नज़र आ रही होगी। इन इक्वेशंस ने पहली बार मैक्सवेल्स इक्वेशन में प्रेडिक्ट किया कि स्पेस में अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल कर रहे हैं तो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेंगे। ओके, अब और समझिए, एक चीज़ समझिए, अगर इन दो इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर करें, है ना, तो हम लोग क्या मिलेगा, हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। कंपेयर करिए, देखिए डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर, है ना, तो हमें मिलेगा 1/v स्क्वायर 1/v स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना। अगर v को ऊपर ले जाएं तो हमें मिल जाएगा 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के आप लोग वैल्यू पुट कर दें तो आपको मिलेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये रिजल्ट जब मैक्सवेल साहब ने पहली बार फाइंड किया था तो इन लोगों ने फिजिक्स में एक तहलका मचा दिया। कैसे? इसी को हम लोग कहते हैं सी, है ना, लाइट ऑफ स्पीड। समझिए, मैक्सवेल साहब के पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किए लाइट की स्पीड को मेज़र करने के लिए, है ना। वो चाह रहे थे डिसाइड करना कि आखिर लाइट की स्पीड कितनी होती है। तो उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्हें लगभग इतना रिजल्ट मिला। पर मैक्सवेल साहब जब आए, उन्होंने डिज़ाइन किया, अपने सारी ये इक्वेशंस को डिज़ाइन किया और देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर स्पेस में ट्रेवल करते हैं तो उनकी स्पीड भी इतनी होनी चाहिए, है ना।
तो इससे उन्होंने आइडिया लगाया कि लाइट जो है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स ही स्पेस में इतनी स्पीड से चल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर पहला क्लू मैक्सवेल को मिला, तभी मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी, है ना। उन्हें पहली बार यहाँ पर पता चला, तब उन्होंने पहली बार अपने पेपर वगैरह जो लिखे कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इससे पहले लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं माना जाता था। तो आपको इन सब चीज़ों की ब्यूटी को अप्रिसिएट करना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रफ करता हूँ। ओके, हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने अपनी ये 3 इक्वेशंस देखी। पहला इक्वेशन ये में मिल गया मैक्सवेल इक्वेशन से, दूसरा ये भी मैक्सवेल इक्वेशन से मिल गया, और तीसरा ये वाला हम लोगों ने देखा था कि हमारा क्लास 11 से हम लोग देख रहे हैं ना। इसका अगर सॉल्यूशन आप याद करिए, क्लास 11th में आप क्या लिखते थे, सॉरी ये हम लोग ऐसे लिखते थे क्लास 11th में ना, हेलो, हाँ। तो अब तक हम लोग इस इक्वेशन पर पहुंच गए। इन इक्वेशंस को हम लोगों ने डिराइव कर लिया। पहला इक्वेशन हमारा मैक्सवेल की इक्वेशन से मिल गया, ये भी हम लोगों ने मैक्सवेल की इक्वेशन से निकाल लिया, और तीसरा ये जो हमारा क्लास 11 से हम लोगों ने पढ़ रखा था ना। अब याद करिए, इसका इक्वेशन आप लोग क्या लिखते थे, किसी वेव का इक्वेशन, इसका सोल्यूशन आप लोग लिखते थे y इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। याद आया कुछ ऐसा इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन आप लोग लिखते थे। अच्छा, इसको अगर हम लोग ग्राफ में दिखाएं, अगर रिप्रेजेंट करें, तो क्या होता था, एक्स डायरेक्शन की ओर एक वेव चल रही है, और इसका ऑसिलेशन, ये जो ऑसिलेशन है किस डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन है ना। तो ये वाई की डायरेक्शन में ऑसिलेशन है, और ये डायरेक्शन एक्स की ओर चल रही है। अच्छा, वाई क्या है, वाई हम लोग वाई देखिए, वाई एक्स के साथ भी वेरी कर रहा है, वाई टी के साथ भी वेरी कर रहा है, मतलब वाई एक्स कॉमा टी का फंक्शन है। इसी को हम लोग वाई लिख देते थे। बात समझ में ऐसा। अब एक चीज़ समझिए, क्या हमेशा वेव अच्छा अगर ये हम डायरेक्शन ले लें जेड और ये ले लें वाई, तो क्या होगा, इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख देंगे जेड और ये वाई, ये हो जाएगा जेड, है ना। इसमें क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग वाई, जिस डायरेक्शन में चल रही होती है वेव वो कंपोनेंट यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया जेड। जेड फंक्शन है एक वाई कॉमा टी का। बात समझ में आ गई, है ना। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा दिखाता है ये इक्वेशन किसी एक डायरेक्शन में चलती हुई वेव को। पर अगर हम लोग जनरल करें, 3 डायमेंशनल वेव लें, है ना, जैसे आप लोग एक पत्थर को एक अगर तालाब में फेंके तो आप देखेंगे तीनों तरफ लहरें उत्पन्न होती हैं, तीनों डायरेक्शन में लहरें जाने लगती हैं। तो अगर इस इक्वेशन को 3 डायमेंशन में ले जाए तो समझिए कैसे लिखेंगे, वेरी सिंपल है, सब बहुत आसान चीज़ें हैं। अब जेड एक्स या वाई ना लेकर के हम लोग एक जेड एक्स और वाई के फंक्शंस ना लेकर के क्या कोई जनरल फंक्शन ले लिया, एफ और वाई और एक्स जेड ना लेके क्या आर वेक्टर ले लिया कॉमा टी, और इसको हम लोगों ने लिखा डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। इसमें हम लोगों ने इसका मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर भी आ सकता है, ये यहाँ पर भी आ जाएगा। अभी समझिए, ध्यान से देखिए, एक ही जगह हम लोगों ने लिखा, आप सॉरी 1/v स्क्वायर, है ना। अब फिर क्या होता था, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल टी स्क्वायर, ये क्या होगा टी, है ना। इसका 1 डायमेंशन का अगर सोल्यूशन ये होता था तो हमारा 3 डायमेंशन का सोल्यूशन क्या लिखेंगे, समझिए 3 डायमेंशन का सोल्यूशन लिखेंगे एफ आर कॉमा टी, एक ही जगह हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर कॉस ओमेगा टी माइनस के। अब यहाँ पे एक्स या फिर वाई या जेड नहीं आएगा, क्या आएगा, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। समझिए के वेक्टर डॉट आर क्या है, के है हमारा के वेक्टर k1 एक्स कैप प्लस k2 वाई कैप प्लस k3 जेड कैप, है ना। आर क्या है हमारा, एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप। अगर इनका हम लोग डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या मिलेगा, k1 एक्स प्लस k2 वाई प्लस k3 जेड।
समझ रहे हैं। अब अगर हमारा वापस से पिछले वाले केस पे आइए, अगर जो हम लोग 11th से पढ़ते आए हैं x और y ले ना, तो एक डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये सारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे इसके 0, ये लास्ट वाले क्या बचेगा k1x। देखिए ये हमें मिल गया यहाँ पर भी क्वेश्चन लिखेंगे ना, क्या लिखते थे, z को हटा के हम लोगों ने y ऑफ x, t y है ना x। देखिए फिर से हमें क्या मिल जाएगा, k डॉट r की जगह हम लोगों को मिल जाएगा k1x है ना, k1x। ये देखिए k1 के बाद देखिए ना k1x मिल गया, और हमें a वेक्टर की जगह क्या मिलेगा, a वेक्टर a1x प्लस a2y प्लस a वेक्टर को हम लोग लिखेंगे a1x कैप प्लस a2y कैप प्लस a3z कैप है ना। अगर y डायरेक्शन की ओर ऑसिलेशंस लेंगे तो हम लोग सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लेंगे, y डायरेक्शन वाला है ना। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ay। अच्छा ay या a लिखिए, हम लोग मोर स्पेसिफिक, ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए तो नीचे सब्सक्रिप्ट में क्या लगा दिए, y। बात समझ में आई। y अगर डायरेक्शन में ऑसिलेशंस ले रहे हैं तो y कंपोनेंट लेंगे, है ना। तो हमें ये समझ में आ गया कि 1 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में कैसे जाएँ हम लोग। अब बात समझिए, इसी को हम लोग क्या लिखते थे, इस टर्म को ही हम लोग लिखते थे लाप्लाशियन ऑफ कौन सा फंक्शन, f, r, t। अब ये इक्वेशन देखिए कैसी दिखने लगी, लाप्लाशियन ऑफ फंक्शन, और ये देखिए लाप्लाशियन ऑफ फंक्शन इक्वल टू 1/μ², अच्छा हाँ 1/v² डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर फंक्शन। ठीक, अब देखिए ये हम लोग क्लास 11th वाला और ये हमारा मैक्सवेल की इक्वेशन से जो रिजल्ट्स मिले हैं, ये क्या एग्जैक्टली सेम है। तो क्या और इस इक्वेशन के मेरे रिजल्ट्स पता है सॉल्यूशंस क्या होते थे, तो क्या हम लोग इसके भी सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। सब कुछ जब सेम है तो इसका सॉल्यूशन भी कैसा होगा, समझिए। थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, इसको रफ कर दें। ओके, मैं वापस ये रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, इससे जो हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे वो मिलेंगे ई आर वेक्टर कॉमा टी। वाई की जगह क्या हो गया, देखिए यहाँ पर एफ की जगह हमारा क्या हो गया, ई। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम ये ऐसे लिखिए, ई आर कॉमा टी इज इक्वल टू अब ई नॉट वेक्टर, ए की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, ई नॉट वेक्टर है ना, कांस्टेंट कोई वेक्टर, कॉस ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो बात समझ में आई। मैक्सवेल इक्वेशंस के हमें रिजल्ट्स मिल गए, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है स्पेस से ट्रेवल करेगा उसका फॉर्म कैसा होगा, ऐसा फॉर्म होगा। अच्छा सेम चीज़ मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखिए, सेम इक्वेशन वो है, जो इक्वेशन ये वही इक्वेशन ये वही इक्वेशन ये है ना। तो इसका भी साथ में हम लोग तुरंत लिखते हैं, बी वेक्टर आर कॉमा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ओके, तो ये रिजल्ट्स हमें इतने मिल गए। मैं इसको रफ कर देता हूं, जहां पर आप लोग रिजल्ट्स लिख रहे हैं वहां पर ये सारी चीजें लिस्ट करते चले जाइए, समझिए। इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन हमें मिल गए। ओके, हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो वेव तो थी, हमें ये पता चल गया था वेव थी। अब पता चल गया कि उन वेव्स का फॉर्म कैसा है, ठीक है। अब एक बात लेकिन दिक्कत है, हम अब जब क्लास 11 में पढ़ रहे थे, एक रस्सी लिए थे, उसको ऐसे ऑसिलेट कराए थे, देखे थे मूव कर रही एक डायरेक्शन में रस्सी, ऑसिलेशंस देखे थे हम लोगों ने वाई डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में रस्सी मूव कर रही है, रस्सी के ऑसिलेशंस मतलब रस्सी का हम लोगों ने मूव करना स्टार्ट किया तो हम लोगों ने देखा रस्सी की का जो डिस्टर्बेंस था वो ऐसी तेज़ी से मूव करता था ना, लेकिन उसमें जो एम्पलीट्यूड था वो क्या होता था, मूव करने के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे होता था ना। तो हम लोग समझ जाते थे कि क्या है, रस्सियों में जो वेव ट्रेवल कर रही है वो ट्रांसवर्स वेव है। पर यहाँ पर तो हमें ये वेव दिखती ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारे यहाँ पर सब भरा पड़ा है हमारे रूम में, पर क्या हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हमें ये नहीं पता है कि ये वेव ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। वहाँ तो हमें मैकेनिकल वेव्स को देख के पता चल जाता था कि ट्रांसवर्स वेव है, तो उसमें इतनी कैलकुलेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं थी। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट है ना, ये बेसिकली ट्रांसवर्स हैं या लॉन्गिट्यूडनल है। तो यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल सी मैथमेटिक्स है, आप समझिए। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, ई कंपोनेंट समझिए। ई नॉट वेक्टर जो मैंने लिखा है वो है आपका
ई एक्स एक्स कैप प्लस ई वाई वाई कैप प्लस ई जेड जेड कैप। ओके, अब आप लोगों को अगर पता होगा तो ये कौन सी वेव है? साउंड वेव। साउंड वेव क्या है? कभी बहुत नज़दीक आता है, मतलब ये इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रैक्शन और इसे बोलते हैं एक्सपेंशन। सॉरी, ये कंट्रैक्शन और ये एक्सपेंशन, ये कंट्रैक्शन और ये एक्सपेंशन, ऐसे साउंड वेव्स हमारी मूव करती हैं। जिस डायरेक्शन में हमारी साउंड वेव मूव करती हैं उसी डायरेक्शन में हमारे क्या है, ऑसिलेशंस भी उसी डायरेक्शन में होते हैं, है ना। तो ऐसी वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, और अगर वेव ऐसे चलती है, वेव जा इधर की ओर रही है, पर ऑसिलेशंस देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वेव के प्रोपेगेशन के, तो ऐसी वेव्स को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, है ना। अब बात समझिए, अगर ये वेव का एक हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में हम लोगों ने मान लिया हमारी वेव जा रही है। ठीक, तो क्या के वेक्टर डॉट आर वेक्टर को हम लोग एक्स लिख लें? क्या के वेक्टर डॉट आर वेक्टर को हम के एक्स लिख लें? सिंपली के एक्स। ओके, हम लोगों ने लिख लिया के एक्स, सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अगर आर वेक्टर वगैरह हम लोग लेंगे तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी टफ हो जाएगी बस। ओके, समझिए। अब अगर एक्स डायरेक्शन में हमारी वेव मूव कर रही है और ये अगर हमारा एम्पलीट्यूड जो है ना, एम्पलीट्यूड का एक्स कंपोनेंट अगर हमारा जीरो हो जाए, है ना, एम्पलीट्यूड का अगर एक्स कंपोनेंट हमारा जीरो हो जाए तो इसका मतलब वेव्स कैसी हैं? ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि सिर्फ वाई और जेड कंपोनेंट बचेगा। तो या तो वाई कंपोनेंट में मूव कर रहा होगा या तो जेड कंपोनेंट में मूव कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ना, लेकिन एक्स डायरेक्शन में तो नहीं है, प्रोपेगेशन के तो परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? ट्रांसवर्स वेव है ना। तो समझिए कंडीशन, ट्रांसवर्स के लिए क्या कंडीशन है? ई एक्स इक्वल टू जीरो, है ना। ई एक्स इक्वल टू जीरो अगर हमें मिल गया तो हमारी वेव कैसी है? ट्रांसवर्स वेव। पर अगर हमारा ई एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, ई एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और ई वाई इक्वल टू ई जेड इक्वल टू जीरो, ये क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है वेव और ये हमारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अगर ये जीरो हो जाए पर एक्स कंपोनेंट जीरो ना हो तो हमारा मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन सी वेव हो जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हम लोग ये चीज़ें कैसे डिसाइड करें? ठीक है, कैसे डिसाइड करें? अब चलिए वापस से समझिए, जो क्लास 11th में वेव्स हम लोगों ने डिसाइड की थी वो मैकेनिकल वेव्स थी। उन्होंने एक इक्वेशन को फॉलो किया, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर वाला इक्वेशन ना। कोई भी दुनिया की इक्वेशन अगर उसको फॉलो करता है तो वो वेव होगा। तो ये इक्वेशंस हमने देखा कि वो इक्वेशंस को, उस इक्वेशंस को फॉलो करते हैं, मतलब वेव हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, ये एक स्पेशल टाइप की वेव है ना। तो इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के लॉज भी फॉलो करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लॉज क्या हैं इसको आप लोगों ने नोट कर लिया, आई होप। रफ कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लॉज हमारे क्या हैं? ये चार, है ना। इन्हें भी इसे फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इन इक्वेशंस को पहले ई को उठा के हम लोग पहले इक्वेशन में रखते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू जीरो। समझते हैं डाइवर्जेंस ऑफ, डाइवर्जेंस क्या होता है? डेल बाई डेल एक्स एक्स कैप प्लस डेल बाई डेल वाई वाई कैप प्लस डेल बाई डेल जेड जेड कैप। डाइवर्जेंस ऑफ ई आर कॉमा, अच्छा आर की जगह हम लोगों ने ले लिया एक्स कॉमा टी, है ना। मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे एक्स वगैरह ले लिया हम लोगों ने। एक्स डायरेक्शन की ओर कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए सिर्फ एक डायरेक्शन ले लिया, एक्स कॉमा टी। हम लोगों ने मान लिया कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, तो हम लोगों ने आर की जगह एक्स कर लिया कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। समझिए इसको हम लोग कैसे लिख लें? इसको इस फॉर्मेट में लिख लें, इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, है ना। हम लिख लेंगे ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस, सॉरी आई जे हम लोग यहाँ पर नहीं यूज़ कर रहे हैं, एक्स ई एक्स एक्स कैप प्लस ई वाई वाई कैप प्लस ई जेड जेड कैप। ठीक है, बचा क्या हमारे पास? कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू क्या करेंगे? जीरो, पहला, है ना। अब डेल बाई डेल एक्स के साथ कौन सा कंपोनेंट से बचेगा? एक्स कंपोनेंट जब मल्टीप्लाई होगा डॉट प्रोडक्ट, तो ये कंपोनेंट से बचेगा, ये सारे जीरो हो जाएंगे और इस कंपोनेंट का तो ये वाला मल्टीप्लाइड है ना। तो क्या बचेगा? डेल बाई
डेल एक्स के साथ अगर हम लोग पहले डिफरेंशिएट लिए तो हमारा बचेगा ई एक्स और अपना कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब y के साथ लीजिए y कैप, देखिए y कैप ये वाला टर्म आएगा इसके साथ, बाकी वाले टर्म्स हो जाएंगे 0 प्लस डेल बाई डेल वाई ई वाई कॉस और इसके अंदर का टर्म है ना। इसी तरह से z के साथ डेल बाई डेल जेड ई जेड कॉस और इसके अंदर का टर्म इक्वल टू 0। अब देखिए एक चीज़ ई वाई, ये तो सारे टर्म्स कांस्टेंट है, मैंने बताया है ना, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं कांस्टेंट। आगे का कॉस के आगे का जो टर्म है y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ए क्या होता है कांस्टेंट, तो यहाँ पर ये ए का ही तो काम कर रहे हैं, तो ये सारे टर्म्स हम कांस्टेंट, तो y के साथ इनका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। और ये कंपोनेंट्स देखिए इसके अंदर क्या है ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या y का कोई कंपोनेंट है नहीं, मतलब ये सारा टर्म्स y के रिस्पेक्ट में क्या है कांस्टेंट, तो ये टर्म हो जाएगा 0। इसी तरह से ये टर्म 0 हो जाएगा। ई जेड तो कांस्टेंट है, इसके अंदर जेड का कोई कंपोनेंट है नहीं, तो सिर्फ क्या मिला हमें मिला ई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस ऑफ के इक्वल टू 0। अब के कभी 0 हो नहीं सकता, क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ये कभी 0 होता नहीं, तो क्या हमें मिलेगा ई एक्स इक्वल टू 0। किसकी कंडीशन है ये कंडीशन है ट्रांसवर्स वेव की। अगर ई इक्वल टू 0 हो गया, जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उस डायरेक्शन का कंपोनेंट, अगर एम्पलीट्यूड का कंपोनेंट अगर हमारा 0 हो गया तो वेव कैसी हो गई ट्रांसवर्स वेव हो गई। इसी तरह से सिमिलर चीज़, सिमिलर फार्मूला आप लोग डाइवर्जेंस ऑफ बी पर अप्लाई कर दीजिए। डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0, देखिए दोनों चीज़ एकदम सिमिलर सेम दिख रही है ना। डाइवर्जेंस ऑफ बी का इक्वेशन लाके इसमें पुट करिए, आपको क्या मिल जाएगा बी एक्स इक्वल टू 0 मिल जाएगा। बात समझ में, मतलब कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों कंपोनेंट्स जो हैं हमारे वो क्या होंगे ट्रांसवर्स कंपोनेंट होंगे। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, लाइट जो है हमारी, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो हमेशा क्या होगी ट्रांसवर्स वेव होगी। ओके ठीक है, ये चीज़ हमें मिल गई। अब एक चीज़ और, ये दो इक्वेशंस हम लोगों ने फॉलो करवा ली, अभी ये दो इक्वेशंस बची हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक होमवर्क है आपके लिए कि इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे, ये उठा करके आप ये दोनों इक्वेशंस उठा करके आप इसमें पुटअप करेंगे तो आपको एक बड़ी ब्यूटीफुल इक्वेशन मिलेगी। आपको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट में एक रिलेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं इस लेक्चर में तो नहीं कराने वाला हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ कराने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट में आपको रिलेशन मिल जाएगी, बड़ी ब्यूटीफुल से ये रिलेशन मिलेगी। ठीक है, वो बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कितने ज़्यादा टाइम्स है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कोई है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये y, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ये चीज़ इन इक्वेशन से डिसाइड हो जाएगी। दोनों इक्वेशन सेम रिजल्ट देंगी, तो कोई एक इक्वेशन को आप लोग अप्लाई करके देखिए। ठीक है, तो अभी आज हम लोग यहीं पर पॉज करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक्स पर अपना बात करेंगे। इस इक्वेशन को मैं आगे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो अभी आप कोशिश करिए थोड़ा सा। तो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।